चलिए अब अपनी जो डिस्कशन है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम में, कौन एलिजिबल नहीं है। अब पढ़ना है कि रेट कैसे लगेगा। तो कॉम्पोजिशन का रेट क्या होता है स्कीम का। तो जैसे मैंने बात किया था आप लोगों से लास्ट क्लास में भी, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1% होता था, कुछ केसेस में 5% भी था। तो अब हमें वो पढ़ना है। तो अब चलते हैं आगे। और अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 पहले ज़रूर देखिएगा। वहीं पे ही कॉम्पोजिशन स्कीम का बेसिक्स क्रक्स उसी में आपको मिल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने पिछला वाला पार्ट देखा होगा। अब रेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो रेट्स को इसने ना पहले तो तीन लोग कैटेगराइज कर दिए इसने बोल दिया मैन्युफैक्चरर और अदर देन हैं ये, अदर देन जिन्हें पान मसाला और जो कैटेगरी नोटिफाइड गुड्स, तो अदर देन नोटिफाइड गुड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो अब वो हो मैन्युफैक्चरर हो जो अदर देन नोटिफाइड गुड्स बनाता है। फिर किसका काम है आपका काम है रेस्टोरेंट सर्विस का, या फिर आप हो एक ट्रेडर। तो मैन्युफैक्चरर अदर देन नोटिफाइड गुड्स, रेस्टोरेंट एंड ट्रेडर। तो बोलता है देखो मैन्युफैक्चरर दोस्त, आपको 0.5% ऑफ क्या CGST SGST जमा कराना है, यानी कि टोटल कितना हो गया 1%। तो 1% आपको जमा कराना है। किसका है ये 1% सर, मैं अभी समझाऊंगा, अभी हम सिर्फ परसेंटेज बात कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के केस में बोला देखो दोस्त आपको कितना 2.5% प्लस 2.5%, तो रेस्टोरेंट वाले के लिए कितना हो गया 5%। ट्रेडर्स के लिए वही सेम रखा है 0.5%, वही CGST प्लस 0.5% SGST, टोटल हो गया 1%। तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के लिए 1% है, रेस्टोरेंट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए 5%। तो इसलिए अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े वगैरह में खाने पीने जाते हो तो वहाँ देखना आपका 5% का ही रेट लग रहा होता है, 2.5% जो लगता है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ यहाँ पे, एंड हम लोगों को ये रहे वो रेट्स, तो एक बार वो कवर कर लेते हैं यहाँ से। तो वही सेम रेट्स हैं। तो क्या है, मैन्युफैक्चरर्स अदर देन पान मसाला टोबैको 0.5 1%, ये 5% 2.4.5, एंड ट्रेडर्स 0.5 यानी कि वही 1%। अब जो समझना है यहाँ पे वो क्या समझना है, ध्यान से सुनना। देखो सर किसका 1% देना है, किस चीज़ का 1% की बात हो रही है, अपने टर्नओवर का 1%। क्वार्टरली हर क्वार्टर में जो टर्नओवर होगा उसका 1% जमा करा दो। सर टर्नओवर में मैं तो एग्जेम्प्ट भी देता हूँ, टैक्सेबल भी देता हूँ। अच्छा दोनों देते हो क्या? हाँ, तो टोटल टर्नओवर दोस्त, टोटल टर्नओवर क्या है, एग्जेम्प्टेड प्लस टैक्सेबल। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक हार्डशिप है। मैन्युफैक्चरर्स को 1% देना पड़ता है एग्जेम्प्टेड पे भी। तो अगर मैं कुछ ऐसा बना के बेचता हूँ जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, इन दैट केस ऑल्सो मुझे उसके ऊपर 1% अपनी जेब से भरना पड़ता है। इसका रीज़न ये सरकार बोलती है देखो आपकी फैक्ट्री में आप कितना प्रोडक्ट बना रहे हो जो एग्जेम्प्टेड है, कितना बना रहे हो टैक्सेबल है, वो पता नहीं लगा सकते बाहर से। तो इसलिए बोलते हैं कि हम 1% एग्जेम्प्ट पे भी और जो टैक्सेबल है दोनों के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट के केस में भी दोनों के ऊपर टर्नओवर यानी कि एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल। रेस्टोरेंट में जनरली टैक्सेबल ही होता है, रीजन बीइंग सारा प्रोसेस्ड होता है, कुक्ड होता है, इसलिए वहाँ जनरली यही स्कीम रहती है। ट्रेडर्स जो भाई हैं हमारे, ट्रेडर्स लोग जो हो गए, उनके लिए बड़ा फ़ायदा है, ओनली टैक्सेबल। तो बोलते हैं ट्रेडर के लिए इजी है ये पता लगाना कि उसका कौन कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है। तो इसलिए ट्रेडर के केस में ओनली एंड ओनली टैक्सेबल के पे लगेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देखना। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरर है तो वह एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों के ऊपर देगा, रेस्टोरेंट वाला दोनों के ऊपर देगा। हाउएवर अगर एक ट्रेडर है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे देगा, टैक्सेबल वाले के ऊपर देगा। तो अब इसी चीज़ को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो
एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। ABC लिमिटेड है, बिजनेस करता है मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो दोनों बना रहा है, लाइक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा। तो जैसे एक्स वगैरह हो गया, जो भी टूल्स हो गए, बेसिकली एग्रीकल्चर टूल्स वो बना रहे हैं। फॉलोइंग इज द टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। तो अप्रैल टू जून का आपको टर्नओवर बताया है। क्या टर्नओवर है? कंप्यूटर मॉनिटर इतनी सप्लाई, डिजिटल कैमरा प्रोजेक्टर बताया हुआ है इतना सप्लाई करा है, और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स 9 लाख के हैं जिन पे GST रेट क्या है आपका नील। तो यानी कि क्या हो रहा है, एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल। कैलकुलेट टोटल टैक्स लायबिलिटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम कहाँ है? अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017। पहले पूछ रहा है अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो क्या होगा, और अगर वो ट्रेडर है तो क्या होगा। तो यही सोच लो तुम्हें क्वेश्चन में प्रोविजन क्या अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर है तो हमें ध्यान रखना है 1% देता है, जितना टैक्सेबल का भी एग्जेम्प्टेड का दोनों का मिला के। एंड अगर वो ट्रेडर है तो वो केवल और केवल टैक्सेबल के ऊपर देगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ये टैक्सेबल क्या है, 21, 11, 7, ये मेरा टैक्सेबल पार्ट है। तो ये मिला के कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 39 लाख। तो टैक्सेबल पोर्शन है 39 एंड एग्जेम्प्टेड पोर्शन है 9। तो अब वो पढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो इफ ABC लिमिटेड अगर मैन्युफैक्चर है तो 1% यानी कि 0.5 देना पड़ेगा ऑफ टोटल टर्नओवर। तो वो ये रहा, टोटल टर्नओवर के हिसाब से 0.5। एंड अगर वो एक ट्रेडर है तो 0.5 ईच देगा, बट किसका? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर। और टैक्सेबल कितना हमने देखा था ऊपर, 39 लाख। तो उसका 0.5। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपको अच्छे से प्रोविजन पता होना चाहिए, एंड क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी हाँ यार ये वाला प्रोविजन लगना है इसमें। तो आपको अच्छे से डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रटने की या सिर्फ एग्जाम पास करने के हिसाब से मत पढ़ो, समझ के चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है GST। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये पार्ट हमने पहले कवर कर लिया था, ये जेठालाल वाला जो पार्ट था ये हमने पहले देख लिया था कि 10% कब तक। फिर ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टर्नओवर की लिमिट बढ़ जाती है, अब बड़े हो जाते हो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1.5 करोड़ या 75 लाख। तो 20 क्रॉस कर गया, कॉम्पोजिशन स्कीम में हूँ, चल रहा हूँ एंड देन 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया, तो अब तो स्कीम आपके लिए नहीं है ये। तो आपको क्या करना है, विद इन 7 days ऑफ अकरेंस ऑफ सच इवेंट आपको इंटीमेट करना है विड्रॉल। तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा विद इन 7 days कि भाई मेरा 1.5 करोड़ से बढ़ चुका है या 75 लाख एज द केस में भी, अब मुझे नॉर्मल स्कीम में आना है। एंड नॉर्मल स्कीम में आते ही क्या होगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। याद है अभी तक पहले लास्ट क्लास में मैं बात करी थी, अभी तक बिल इशू करे थे, बट अब क्या करोगे, इनवॉइस इशू करोगे। रीजन भी क्योंकि अब GST चार्ज करोगे आप। तो वो यहाँ बोला इशू करेगा टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड देयर आफ्टर। एंड देन क्योंकि अब आप आउटवर्ड भी देते हो, आप इनवर्ड भी है आपका, तो अब आप ITC भी क्लेम कर सकते हो। तो शैल बी अलाउड टू क्लेम ITC इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। तो ITC की जो डिटेल है रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, वो हम लोग ITC का जो पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो डिस्कशन है वो लिमिटेड है कॉम्पोजिशन स्कीम के ज़्यादातर रिगार्डिंग। अब आया जो बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों ने प्रोविज़न निकाला था, और ये स्कीम आया था 7 मार्च 2019 और इफेक्टिव हुआ था 1/4/2019। तो 7 मार्च को आया और 1 अप्रैल से इन लोगों ने इफेक्टिव कर दिया था इसको। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी की जो क्रक्स है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि क्यों सर्विस प्रोवाइडर्स नाराज़ थे। तो एक बार मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। तो हमारे सर्विस प्रोवाइडर भाई जो थे वो क्यों नाराज़ थे, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम ओरिजिनली लाई गई थी सिर्फ गुड्स सप्लाई करने वालों के लिए। बोला था कि थोड़ी सी सर्विसेज आप भी दे सकते हो, बट कितना, मैक्सिमम 10% ऑफ टर्नओवर या ₹5 लाख विच एवर इज हायर। तो मेरे जैसे लोग जो सिर्फ सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं या मेजरली सर्विसेज ही देते हैं, थोड़े से गुड्स भी दे सकते हैं, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं था। तो ये जो प्रोविज़न अब लेके आए ये लोग, इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत ज़बरदस्त है, तो अच्छे से ध्यान से समझना। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए
मैंने पहले क्या डिस्कस करा, ये है नोटिफिकेशन, और इसका नोटिफिकेशन नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा अगर आप वहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर लिख दो। तो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 है ये, यहाँ पे दी गई है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। एंड अगर जो गुड्स की ओरिजिनल है कॉम्पोजिशन स्कीम जो स्टार्टिंग में आई थी, कॉम्पोजिशन स्कीम वो है अंडर सेक्शन 10। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नहीं, सेक्शन 10 में नहीं है, ये नोटिफिकेशन अलग से निकला हुआ है। एंड जो गुड्स के लिए ओरिजिनल थी वो सेक्शन 10 में दी गई है। तो ध्यान रखिएगा जब आप सर्विस प्रोवाइडर्स की कोट कर रहे हो तो नोटिफिकेशन नंबर मेंशन करना, सेक्शन 10 मेंशन नहीं करना है आपने। ओके, अब ना बात ये ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सर मैंने कहा हाँ सर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो सेक्शन 10 में, देन इन दैट केस आप इस नोटिफिकेशन में नहीं आ सकते। एलिजिबल यानी कि सर मतलब कि मैं थोड़ी सी ही सर्विस देता हूँ, मेरी तो 10% ऑफ टर्नओवर में ही कवर हो जाती है सर्विस, तो एलिजिबल हूँ मैं सेक्शन 10 के लिए, तो आप वहीं जाओ, आप यहाँ नहीं आओगे। मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स को बुला रहे हैं हम लोग, ये उनके लिए है जो मेजरली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप दोनों का बेनिफिट नहीं ले सकते हो एक साथ। अगर वहाँ एलिजिबल हो तो वहीं जाओ, ऑप्शन नहीं है कि कहाँ कौन सा सेलेक्ट करना है। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ फॉल कर जाते हो, यहाँ नोटिफिकेशन इस तरफ फॉल कर गए, तो आपके लिए फिर ये नहीं है। तो ये पता होना जरूरी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है सर, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है एक बार वो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो ऑल्टरनेटिव कॉम्पोजिशन स्कीम बोला गया है इसको, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 एंड कॉम्पोजिशन 10 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन है कहीं जाने वहीं जाओ, वहाँ अगर फॉल करेगा एलिजिबल हो तो आप वहीं रहोगे, आप यहाँ नहीं आ सकते हो। ठीक है, यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एग्रीगेट लिमिट क्या है सर? एग्रीगेट लिमिट है 50 लाख। तो पिछले साल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, तभी आप एलिजिबल हो सर्विस प्रोवाइडर्स नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 में आने के लिए। ठीक है सर, ये एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा? दोस्त वही सारी बातें होंगी जो सेक्शन 10 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, यानी कि वही 4 चीज़ें। एक्सपोर्ट्स करते हो, इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड में वो इंटरेस्ट वाली सर्विस जो है वो काउंट नहीं करते थे, नॉट टू बी इंक्लूडेड हम लोगों ने सीखा था, एंड जितने भी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो, तो वही सेम 4 चीज़ें यहाँ पे भी गिनोगे आप। देन क्योंकि ये स्कीम 1/4/2019 से ही तो लागू हुई है, एप्लीकेबल इफेक्टिव वहीं से हुई है, इसलिए बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर शैल बी टेकन फ्रॉम 1/4/2019 टिल द डेट ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये गोल्डन लाइन है यहाँ पे, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, अभी पढ़ोगे एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, इसको अलग से मैंने नोट्स में ग्रीन कलर से दिया हुआ है इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 1/4/2019 से इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो इफेक्टिव ही वहीं से हुआ था, तो बोला वहाँ उसके बाद जो आप सर्विसेज दोगे हम वो काउंट करेंगे, उससे पहले कि हम नहीं काउंट करेंगे। तो इस स्कीम में आने के लिए मान लो आपका जन्म ही 1 अप्रैल को हुआ है, ठीक है, 50 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। सर मैन्युफैक्चरर 1% देता था, रेस्टोरेंट वाला 5% देता था, ट्रेडर अगेन 1% देता था, सर्विस प्रोवाइडर को कितना देना है? तो सर्विस प्रोवाइडर को दोस्तों CGST 3, SGST 3% यानी कि टोटल 6% देना होता है। किसका 6%? अगेन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख। तो वही नॉर्मल, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 50 लाख तक आप सर्विस प्रोवाइडर हो, 50 लाख तक चल जाएगा। 50 लाख क्रॉस करते ही नॉर्मल स्कीम में आ जाओ, आपके लिए स्कीम नहीं है। तो जैसे 1.5 करोड़ हमने पहले पढ़ा था, वैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 50 लाख है।
और कोई फ़र्क नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। 20 क्रॉस कर गया है, सर्विस प्रोवाइडर हूँ, नोटिफिकेशन में आ जाऊँगा मैं, बट 50 लाख क्रॉस करते ही मैं नॉर्मल स्कीम में अपना चुपचाप चला जाऊँगा। तो ये कहने का पॉइंट है। However, यहाँ कुछ ना अजीब सी चीज़ बोली, 6% तो देना है, ठीक है सर समझ गए। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हमें ना 2 पॉइंट समझने हैं। ये अगेन एक गोल्डन लाइन है, ये और ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो अब इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना आप, ये बस ये लास्ट पार्ट है इसका। 1 अप्रैल 2019 यह शुरू हुआ है 1920, ठीक है सर। मैं चल रहा था, मान लो सब सही चल रहा है, सही चल रहा है, एंड देन यहाँ पे मेरा जो टर्नओवर है वो हो गया 20 लाख। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस अपना, चलते 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 यहाँ पे 20 लाख हो गया है। लेट अस से 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को मेरा 20 लाख हो गया जी, बहुत ही बढ़िया, मुबारक हो। अब क्या हुआ, अब मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है अपना। तो मैंने सोचा यार नोटिफिकेशन नंबर 2 सुना था, तो मैं वहाँ चला गया। तो नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 में मैं चला गया। तो 15 लाख तक के लिए मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। कहानी और आगे बढ़ती रही एंड मैंने यहाँ पे और सेल्स जो मैंने कर ली वो करी यहाँ पे मैंने 25 लाख की। तो 1 अगस्त इतने पीरियड में मैंने कितनी सेल करी है, 20 लाख की। एंड देन लेट अस से 31 दिसंबर मान लो, 31 दिसंबर तक, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीनों में मैंने यहाँ 25 लाख की सेल करी, यानी कि सर्विसेज के थ्रू। तो मेरा अभी यहाँ पे टोटल कितना हो गया है, 45। अब मुद्दा ये है कि देखो ध्यान से सुनना, अब हम लोग पॉइंट पे आ रहे हैं बिल्कुल। तो वो बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करने के लिए 1 डे ऑफ अप्रैल से काउंट करना है, क्योंकि जन्म ही वहाँ हुआ है, ये नोटिफिकेशन तो आया ही वहाँ था, तो वहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, यानी कि 20 लाख। एंड यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपना। अब उसके बाद कितना बेच दिया है, 25 लाख। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, मुझे जो 6% जमा कराना है वो बोल रहा है अपनी फर्स्ट सप्लाईज के ऊपर, फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे 6% जमा कराना है। कितने पे जमा कराना है, ये जो 25 लाख आया है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो 25 हुआ है उस पर 6% दूं, या फिर टोटल जो मेरा आया है 45 लाख उसके ऊपर 6% दूं। तो फर्स्ट है 25 लाख, सेकेंड है 45 लाख। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने 20 लाख पे रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है। 20 लाख से पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, खुले आसमान में थे। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया 20 लाख पे, उसके बाद मुझे हार्डशिप पूरा था तो मैं चला गया नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 पे। जब मैं उस पर गया तो उसने बोला कि फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे आपको 6% अपनी जेब से जमा कराना है। मैंने कहा ठीक है। अब वो बोला आपका टर्नओवर कितना है, मैंने कहा जी मेरा टोटल टर्नओवर जो हो गया है वो हो गया है 45 लाख। तो क्वेश्चन ये कि क्या मुझे 45 लाख के पूरे के ऊपर 6% अपनी जेब से जमा कराना है, या जो 20 लाख के बाद जो हुआ है उसके बाद जो हुआ है उसके ऊपर जमा कराना है, यानी कि सिर्फ 25 लाख पे, ना कि 45 लाख पे। क्वेश्चन ये है। तो पॉइंट ये है, ध्यान से सोचो, लॉजिकली सोचो, अपना एक बार वीडियो पॉज करके दिमाग में आंसर बना लो कि ये मेरा आंसर होगा। अब लॉजिकली इसको सोचो। देखो जब स्टार्टिंग में आप थे, छोटे बच्चे थे, ये वाला पार्ट, यानी कि जब आपने ये 20 लाख का सामान बेचा था भाई, तब तक तो आप पे कोई कंप्लायंस ही नहीं था ना, तब तक तो कुछ भी नहीं पे करना था आपको। तो जब आप बड़े हो गए हो, 20 क्रॉस कर जाते हो, तो आपके पूरे के ऊपर थोड़ी मांगेंगे आपसे। इसका क्या मतलब, पूरे के ऊपर निकालो। मैंने कहा यार पूरे के ऊपर निकालो मतलब कि इसके अंदर जो 20 लाख का कंपोनेंट है वो तो मैंने तब बेचा था जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, तो आप उसके ऊपर भी मेरे से टैक्स मांग रहे हो।
तो बोला नहीं, हम उसके ऊपर टैक्स नहीं मांगेंगे। मतलब ध्यान से सुनना कि जहां तक तुम लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, जब तुम लायबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, तब तक का टर्नओवर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आप रजिस्टर हुए थे, यहाँ लायबल हुआ था मैं रजिस्टर करने के लिए। क्यों हुआ था लायबल? क्योंकि मेरा टर्नओवर हो गया था 20 लाख। ये 20 लाख हम लोग काउंट नहीं करेंगे फॉर दी पर्पस ऑफ 6%। आया समझ में? तो हमें नेक्स्ट 25 पे जमा कराना होगा 6%। रीजन बीइंग क्योंकि उस टाइम तक तो तुम पे कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं थी ना। तो मैं तो छोटा हूँ, हार्डशिप हो रही है, उसके लिए आया कॉम्पोजिशन में। तुम बोलते हो कि पुराने 20 के ऊपर भी 6% निकाल दो। ये क्लियर किया गया है। तो अब यहाँ पे देखना, ये देखो क्या बोल रहा है, अब पढ़ते हैं। पहले नीचे वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में क्या बोला? फर्स्ट सप्लाईज फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स निकालने के लिए, यानी कि वो 6% निकालने के लिए, शैल नॉट इंक्लूड सप्लाईज फ्रॉम 1 April 2019 टू द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो आपका फर्स्ट 20 lakhs है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलता है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे वो दोनों प्रोविजंस लग जाएंगे जो हमने ऊपर पढ़ा, गोल्डन लाइन जो बोली, एंड ये वाला पार्ट। तो मिस्टर मनोहर स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो सर्विसेज दे रहा है इन पुणे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। तो भाई साहब ने 1/4/2020 से काम शुरू करा। हिज वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज, तो जो टैक्सेबल सर्विसेज थी इनकी अप टू 30th September, यानी कि 6 महीने हो गए, वॉस 20 लाख। ठीक है, 20 लाख हो गया। तो 20 लाख से क्या मतलब, हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड वॉज ड्यूली ग्रांटेड एज पर GST लॉ। ठीक है, टाइम से करा दिया, रजिस्ट्रेशन मिल गया है भाई साहब को। फिर he made intra-state taxable supplies of rupees 40 lakh for the quarter ending 31st December 2020। तो जो अब क्वार्टर था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनमें इन भाई साहब ने 40 लाख रुपीस इंट्रा स्टेट सप्लाई करा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन हिज GST लाइबिलिटी अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 फॉर द इंटायर पीरियड फ्रॉम 1/4/20 टू 31/12/20। फर्स्टली तो हमें क्वेश्चन देख के यही पता चल रहा है कि भाई अगर हमें नोटिफिकेशन नंबर ही नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए नोटिफिकेशन नंबर 2019 तो पता होना बहुत ही ज़रूरी है, नंबर याद होना चाहिए आपको। एंड देन अब पूछा है कि GST की लाइबिलिटी बताओ। पॉइंट ये है, देखो कहीं ना कहीं अगर मैं पहले डिस्कस करूं इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या बोल रहा है, हमें 6% जमा कराना होता है, 6% ऑफ टर्नओवर जमा कराना है। पॉइंट ये है टर्नओवर कौन सा वाला, यहाँ पे इसने 20 लाख किया एंड देन उसके बाद इसने 40 lakhs का अलग से करा है, तो टोटल हुआ है 60 lakhs। ठीक, बट स्टार्टिंग का 20 पे तो 6% देना ही नहीं है मुझे, उसके बाद जो 40 इसने दिया है वो वाला पार्ट। तो इसलिए क्या मैं 40 के ऊपर लगाऊंगा सिर्फ, मैं 20 के ऊपर नहीं लगाऊंगा। तो वो ये बोल रहा है, अब ध्यान से देखते हैं तो क्या बोल रहा है एज पर नोटिफिकेशन। तो नोट नंबर 2002/2019 रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल जो है वो ले सकता है बेनिफिट। ही शैल हैव टू पे 6%, यानी कि 3 + 3 3% CGST, 3% SGST ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹50 लाख। ये 15 लाख के लिए बोल रहा है फर्स्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड, वही सेम अप टू द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वही सेम जो हमने ऊपर पढ़ा, उसी प्रोविजन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करा है कि मैंने पहले प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करा, प्रोविजन में क्या था उसके बारे में बताया, एंड देन मैंने उसको हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, जो केस है, मैंने उस पर अप्लाई करके आंसर निकाला है। देन मिस्टर मनोहर कितना पे करेंगे, 3% करेंगे 40 lakhs का, दैट इज 120 और टोटल आ गया आपका 240। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ये था आपका ऑल्टरनेटिव कॉम्पोजिशन स्कीम जो कि नोटिफिकेशन में गिवन है, गुड्स का सेक्शन 10 में है।
तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे छोड़िएगा मत, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा ही, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो या MCQ बेस्ड हो। एंड देन यही था आपका टोटल कॉम्पोजिशन स्कीम जो थी सेक्शन 10 प्लस नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। नोट्स को वापस से तुरंत क्लास के बाद ज़रूर रेफ़र करना रिवाइज करने के लिए, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि आपने क्या करा, एंड खुद ट्राई करना रिवीजन करने के लिए हाथ से लिखना इन प्रोविजंस को, क्योंकि जो हाथ से लिखा है वो रिप्लेस नहीं हो सकता इन हैंड रिटन नोट से। जो आप लिखोगे अपने हाथों से वो बेस्ट ही रहेगा डेफिनेटली। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।